पिटीशन में नया पेंच। जी हां, जो मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन साहब थे, जो कि इस पूरे मामले से काफी वक्त से जुड़े हुए थे, उन्हें जमीयत ने हटा दिया है, ऐसा खुद उन्होंने बताया है। फिर बाद में जमीयत की तरफ से भी ये कहा गया, और जमीयत के जो अरशद मदनी गुट के जो चीफ हैं, वो कहते हैं, मौलाना अरशद मदनी साहब, कि उन्होंने कभी राजीव धवन साहब से देखा नहीं, मुलाकात ही नहीं हुई। तो हमारा बड़ा सवाल यही है कि क्या इस तरह के लोग रिव्यू पिटीशन लेकर जा रहे हैं? क्या इस तरह के लोगों ने इस केस में दलाइल रखी, इस केस को आगे बढ़ाते रहे, या इस केस के पीछे इस तरह के लोग थे, और किस कदर कौम को, मिल्लत को बेवकूफ बनाया गया, कितनी गैर संजीदगी है, कितनी लापरवाही है? क्या इस तरह से इस केस को लड़ा गया जिस तरह के नताइज आए हैं? फिर इसको इस तरह से भी समझना और सोचना जरूरी बन जाता है। मैं एक बार फिर वकील साहब के पास आ रहा हूं। मैं संजय के चड्ढा साहब, आपसे हमेशा पूछता रहा हूं कि रिव्यू पिटीशन दरअसल ये होती क्या है, कैसे इसको कोर्ट एक्सेप्ट करता है, और अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो कितने दिनों में इसको नकारना या लेने का वक्त होता है? ऐसा कुछ होता है क्या? क्योंकि अगर ये गई है, जैसे कल एक डाली गई है, और पर्सनल लॉ बोर्ड भी डालेगा ही, 6 तारीख तक उनका है शायद डालने का, तो कैसे इसको हम देखा जाए और देखें हम? और बड़ा एक और सवाल है एक वकील के तौर पर, कि क्या जिस तरह से लोग अभी बात कर रहे हैं, जिस तरह से अपनी बातें रख रहे हैं, अरशद मदनी साहब को भी मैंने आपको सुनवाया, जो वकील से अपने कभी ना मिले हों, क्या इस तरह के लोगों ने इस केस को और कमजोर नहीं किया होगा? जो कैसे ये लड़ रहे होंगे, कितने संजीदा रहे होंगे, एक वकील के तौर पर आप क्या समझा पाएंगे मुझे? सबसे पहली बात आपने पूछी कि रिव्यू क्या होता है। बेसिकली 3 ग्राउंड्स होते हैं। आर्टिकल 137 है हमारे आइन का, वो बताता है। पहली ग्राउंड है कोई नए फैक्ट्स या एविडेंस आ गए हों, जो मुझे लगता नहीं कि इस केस में आए हैं। दूसरा है मिस्टेक और एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि कोई गलती जो कि पता चल रही कि लिखा कुछ है और किया कहा कुछ है आपने, वो हो, या फिर कोई सफिशिएंट रीजन हो, वो एक छोटा सा छोड़ के रखा सर ये वो यही बात तो लेकर जाना चाह रहे हैं कि लिखा कुछ है और किया कुछ है, जैसी उनकी दलील। उन्होंने कहा कि मस्जिद जो है किसी धार्मिक स्थल को गिरा करके नहीं बनाई गई थी, ये भी साफ हो गया, और 1992 में वाजिद ढांचे को ढहाना गलत था, ये भी साबित हो गया। तो हम इन्हीं पॉइंट्स को लेकर के जा रहे हैं। जब आप खुद ही मान रहे हैं ऑनरेबल कोर्ट, तो फिर इस तरह का फैसला क्यों दिया? ऐसा उनका कहना है। इमरान साहब, मेरा कहना यह है कि एरर अपेरेंट के उन्होंने ये बात जजमेंट में कही, जो ग्राउंड्स हैं, उसको किसी तरीके से ऐसा नहीं कहा कि ये जो मैं कह रहा हूं ये गलत है, जो और रिकॉर्ड में कोई चीज डिफरेंट है, ये मैं कह रहा हूं। आप देखिए, रिकॉर्ड से अलग नहीं गए कोई चीज, रिकॉर्ड का कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। आपने ये सारी बातें लिखी और उसके बाद आपने एक्सप्लेन किया ये बातें हैं, लेकिन ये जजमेंट है, एएसआई और व्हाटएवर रीजंस, वो तमाम चीजें उन्होंने करी। तो एरर अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड भी नहीं मुझे दिखता है, अगर कानूनी तौर पे मुझसे पूछे आप तो। खैर, वो एक राइट है उनका। हर जो पैरोकार हैं, हर जो केस का एक पक्षकार है, फरीक है, उसको ये अधिकार है कि वो जा सकता है। इसके अलावा एक और पर्सन जा सकता है जो कि इफेक्टेड पार्टी है, उसी वजह से ये 2 लोग जाएंगे, क्योंकि जो ज्यादा 2-3 फरीकों ने तो मना कर दिया कि हम जा नहीं रहे हैं, जैसा आपने प्रोग्राम में बताया। नाउ आपका अगला सवाल ये था कि क्या ये कितने दिन का प्रोसेस और शुरू हो जाएगा, कितनी सुनवाइयां होंगी दोबारा से? जैसे कि हमने बताया 40 या 43 पेशियां हुई थी, पूरे दिन चला था, 43 डे लगातार। मैं आपको बताऊं, इसकी कोई जिराह नहीं होगा कोर्ट में, ये चीज क्लियर होना चाहिए। ये एक पिटीशन दी जाएगी, उस पिटीशन का अवलोकन ऑन चैम्बर होगा, चैम्बर में बैठ के कोई केस का अवलोकन ऑन चैम्बर होगा, चैम्बर में बैठ के कोई केस चलेगा नहीं कोर्ट के अंदर। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये बहुत अहम बात है। तो ये पिटीशन जाएंगे, और उस पिटीशन में अगर कुछ होगा तब ही उसके बाद उसको जजेस अपने आप वो करेंगे, अवलोकन करेंगे, और उस पर जजमेंट देंगे कि ये मेंटेनेबल है, नहीं मेंटेनेबल है, क्या अगर कोई कमी है तो उसको दुरुस्त करेंगे अपने जजमेंट को। दूसरी बड़ी अहम बात, 100 अगर केसेस रिव्यू के सुप्रीम कोर्ट में या अन्य कोर्टों में आते हैं, तो 99 केसेस जो हैं वो डिस्मिस होते हैं, खारिज किए जाते हैं, क्योंकि ये चीजें
फुलफिल नहीं होती, वो नहीं होती बिल्कुल। कोई अगर ह्यूमन एरर है, कोई इस तरह की चीज है, तो उसको रेक्टिफाई किया जाता है। यहां पे बहुत कम चांसेस है, 5 जजेस ने अपना दिमाग लगा के और रेगुलर इस पे वर्क करने के बाद ये जजमेंट दिया है। तो मुझे लगता नहीं कि कोई इसमें रिजल्ट आएगा। सवाल का जल्दी से और जवाब दूसरा दीजिए। सवाल का भी जवाब मैं आपको दे दूं कि जो आपने वकीलों का पूछा। मुवक्किलों को पता नहीं और किस संजीदगी से इस केस को लड़ा गया होगा, कहीं ना कहीं इस केस को लड़ने वालों ने ही कमजोर कर दिया। देखिए ये एक बहुत ही डिफिकल्ट सवाल है। कई दफा क्या होता है, वकील के तौर पे एक वकील के जब तौर पे मुवक्किल को अपने वकील के बारे में ठीक से, और इतना इंपॉर्टेंट केस, इतनी ये तंजीमें पेश रहती थी, इस पर सियासत भी करती थी, इस पर राजनीति भी करती थी, इस पर्टिकुलर बावजूद इसके इनको पता नहीं इनके दरमियान इतने इख्तलाफात हैं। अभी आपने जो कन्वर्सेशन सुनाया, वो जनाब जो हैं वो तो तमाम जमीयत को रिप्रेजेंट करते हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहते थे। हमें तो ऐसा लगता था कि वो एवरी डे मुलाकात हो रही होगी उनकी और राजीव धवन साहब की, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये तो एक मेरे को नहीं लगा, आप उनकी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखिए, हर दिन वो पूरी बताते थे कि आज ये हुआ, इतना हुआ। कई दफा हमने देखा इस चीज को। तो ये, और आज उन्होंने ये कह दिया कि मैंने तो देखा ही नहीं, मेरी मुलाकात ही नहीं हुई है। तो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है और निश्चित तौर पे ये दर्शाता है कि कोई ना कोई ये चीजें सही नहीं है। This is not पूरी कौम फिरोज बख्श साहब, ये क्या मतलब ये कौम को समझ क्या रहे हैं, मतलब ये कौम को कितना हल्के में लेकर चल रहे होंगे? आप लोग तो लोगों के बीच से आए हैं, लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, देखा है लोग इन पर आंख मूंद करके यकीन करते चले गए, बंद करके यकीन करते चले गए, और इन्होंने क्या समझ रखा है कौम को? देखिए मैं एक बात बताता हूँ इमरान साहब, क्या है कि जो इनका तरीक़ेकार है उस तरीक़ेकार से बड़ा बट्टा लग रहा है जो मुस्लिम कम्युनिटी को। मुस्लिम कम्युनिटी लाइक अदर कम्युनिटीज बहुत प्यारी कम्युनिटी है हिंदुस्तान की, बड़े बड़े इसमें लोग हैं, बड़ा बड़ा कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन इस तरह के लोग, जो भी हमारे बड़े बड़े लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है ओवर द सेंचुरीज, ये लोग उसको सबको नफी कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि जो सदियों के बाद, कम से कम 1947 के बाद जो हिंदू मुस्लिम एक पैराडाइम बना था प्यार मोहब्बत का, एकता का, 9 नवंबर 2019 को, मतलब ऐसा लग रहा था कि अब हिंदू मुस्लिम बिल्कुल दे आर लाइक शुगर एंड मिल्क, बिल्कुल गले मिल रहे थे। उसको इन्होंने बड़ी ठेस लगाई है रिव्यू करके, रिव्यू पिटीशन का नाम लेके। इनसे मैंने कहा किसी बड़े वकील से, नाम मैं इन्हीं के वकील हैं, नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि फिर यह है कि आपको ख़त लिखना शुरू कर देंगे। मैंने कहा फिर रिव्यू में क्यों जा रहा हूँ? कहने लगे क्या हर्ज क्या है रिव्यू में जाने में, जब कानून इजाजत देता है चड्डा साहब कि रिव्यू में जाने में क्या हर्ज है। मैंने कहा रिव्यू हो ऐसा, उसमें दम हो। 14-15 जो पॉइंट्स मैंने आज देखे थे हिंदुस्तान टाइम्स में, बिल्कुल वो ऐसे पॉइंट्स हैं, बोगस पॉइंट्स हैं। वो बोगस इन द सेंस कि वो डिस्कस हो चुके हैं। 43 दिन की जो यहाँ डिस्कशन हुई है कोर्ट में, तो उस रिव्यू में कुछ दम नहीं है। हाँ, उस रिव्यू में सबसे बड़ा नुकसान पहुंचेगा जो एक हिंदू मुस्लिम, एक जो हमारा साझा विरासत का एक समाज बना हुआ है, सदियों से हम उसमें जी रहे हैं, उसको चोट लगेगी। आप ये देखिए कि हम इस समाज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गंगा जमनी तहजीब। उस गंगा जमनी तहजीब का इन लोगों ने जनाजा निकाल दिया, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले हों या वो जमीयत वाले हों। इसको हिंदी में एक पीके जैन साहब मुझे शायद करेक्ट करेंगे, इस तरह की जो सियासत है उसको कहते हैं चंडू खाने की राजनीति। वहां से आते हैं और ये चिरकुट लोग हैं। फिरोज भाई एक चीज इसमें और जोड़िए, इमरान भाई एक चीज जोड़ना चाहूंगा मैं। नहीं देखिए, अपने प्लेटफॉर्म से कहना चाहूंगा कि हम इस तरह के लफ्जों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। लेकिन सुनिए, नहीं ये कहावत है समाज में, कोई ऐसी गंदी कहावत नहीं है। कम्युनिटी के हैं, मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, अच्छे अंदाज में कहा जा, बस उसको अच्छे अंदाज में भी कहा जा सकता है। लेकिन गमो गुस्सा इतना है, देखिए इतना अच्छा डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसको एक लीडर कह रहे हैं हैदराबाद के, हम इसको लात मारते हैं, हमें जो 5 एकड़, अरे भाई आपको कोर्ट ने जमीन दी है, सरकार उसका आपको जमीन देगी, उसका कुछ अच्छा इस्तेमाल करो, उस पर मस्जिद बनाओ, उस पर मदरसा बनाओ, उस पर आप हॉस्पिटल बनाओ। फिरोज भाई एक बात मैं आपके साथ जोड़ूंगा और जरूर इसमें, मुझे ये लगता है कि पिछले दिनों जो रविशंकर जी के साथ एक बैठकें हुई थी और किसी तरीके से उसको सुलझाने की कोशिश की गई थी, मुझे लगता है सुलह की जो कोशिश थी वो इन्हीं लोगों ने वो नहीं होने दी, जो मुझे अब जाके मेरी चीजें सामने समझ में आ रही हैं। और दूसरी बात ये एक सकारात्मक रूप में देख रहा हूं कि इस तरह ना मुस्लिम समाज में भी और हिंदू समाज में भी लोगों की छटाई हो रही है। यानी लोगों के सामने अब ये आ रहा है कि भाई ये लोग थे जो समाज के अंदर एक सौहार्द की स्थापना नहीं होने दे रहे थे, तो कहीं शायद ये आगे चल करके अच्छा भी हो। मुझे ये भी लगता है कि एक छटाई हो रही है।
तो फिर इसको इस तरह से देखें ना, जैसा कि बस साहब कह रहे थे कि जो खाई फिर से ये लोग बनाने की कोशिश नहीं, वो बन नहीं रही है इमरान भाई, वो नहीं बन रही। यकजहती का जनाजा इन्होंने निकाल दिया, तो क्यों निकलेगा जब लोग इनके साथी है ही नहीं, जिसका ये दावा करते हैं। तो इनको लोग, ये लोगों को अगर हल्के में ले रहे थे या लोगों के साथ में कहीं ना कहीं फ्रॉड कर रहे थे, लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, तो फिर हम कैसे यकीन मान लें? मुझे तो लगता है ये जनाजा निकाल दिया, ये फेस सेविंग तहजीब के अलंबरदार तो हम हैं, आप हैं, हिंदुस्तान की आवाम। ये फेस सेविंग ज्यादा लोग कर रहे हैं, अपने साथ और लोगों को जोड़ने की कोशिश, जो कि इनसे कोई जुड़ नहीं रहा है, और हर जगह इनकी मजम्मत की जा रही है। मतलब मुझे तो लगता है कि कुछ तो शर्म हो और ये समझें कि अब ये सेटल चीज हो गई है, इसको अब उधाड़े नहीं, अब उखाड़ करके सबके सामने ना लाएं, और एक हिंदू मुस्लिम एकता जो स्थापित हो रही है धीरे धीरे। आप ये देखिए कि कोई मस्जिद में किसी ने अजान नहीं दी, किसी मिस्र मुस्लिम भाई ने ये नहीं कहा कि गलत हुआ या कुछ हुआ। हाँ, दुख जरूर था, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। अब ये चीजें धीरे 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 वो जख्म भर रहे हैं और ये उसको कुरेद रहे हैं, उसको बार बार उस जख्म को हरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इन लोगों को नहीं करना चाहिए। मुझे बहुत जरूरी आपकी बात पे कहना पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल जैसे हमारे भाई ने भी कहा था, देखिए गम तो है, तकलीफ है। देखिए, हिंदुओं को गम होगा उस मंदिर का जो किसी जमाने में जो है वो उसको गिराया गया, उस पर मस्जिद बनाई गई, और मुसलमानों में इस बात का गम है, बराबर है, हमेशा रहेगा जब तक ये दुनिया कायम रहेगी कि मस्जिद को शहीद किया गया, और ताहयात वो जब तक कयामत तक मस्जिद रहेगी। लेकिन जब ये मामला फंस गया तो उसको मैं समझता हूँ डॉक्टर जैन, जिस तरीके से जिस तरीके से सुनिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसको निपटाया है, सुलटाया है, और अब हिंदुस्तान को आगे तरक्की के रास्ते पर डाला है, मैं समझता हूँ ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा जरूरी है। तो हमें लगता है कि हम दोनों इसको त्याग करके आगे चलें और अब आगे बढ़े। कानूनी अधिकारों पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मैं समाजी पहलुओं पर बार बार बात कर रहा हूं अपने इस मंच से। आपको कानूनी अधिकार जितने हैं आप उसका इस्तेमाल कीजिए, ये हक है आपका ही, लेकिन समाजी असरात देखते जाइए जरूर। एक छोटा सा वक्फा मुझे लेना पड़ेगा, मैं आ रहा हूं, बस आप ही के पास आ रहा हूं इस बहुत अहम सवाल के साथ। आप हमें इस चर्चा को देखिएगा, मुझे आपके कमेंट्स मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग नाइत्तेफाकी भी रख रहे हैं, ठीक है आप रख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सहमत भी हैं। बात करते हैं छोटे से। तो पिटीशन में एक नया पेंच, राजीव धवन साहब की जमीयत उलमाए हिंद ने छुट्टी कर दी है, लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि वही हमारे लिए आगे बढ़ेंगे, आगे हमारे लिए वो रिव्यू पिटीशन में भी रहेंगे, और इस तरह से दो फाड़ होता नजर आ रहा है ये दोनों तंजीमों के बीच में ही, जो कि दावा करती हैं कि वो रिव्यू पिटीशन लेकर जा रही हैं और कौम उनके साथ है, वही नुमाइंदा है, वही आपके जज्बात को समझ रही हैं, वही आपकी सर्वे सर्वा हैं, वही सबको समझती हैं, बाकी लोग खामोश हैं लेकिन समझने वाले ये हैं। इस तरह के दावे किए जाते हैं, इसलिए मैं इस बात को बार बार उठा रहा हूं। मैं आपके पास आना चाहूंगा इम्तियाज साहब, मोहम्मद इम्तियाज साहब, क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि मिल्लत को अपने लीडरान के बारे में नए सिरे से सोचना चाहिए, मुसलमान अपनी लीडरशिप बदलें, ये अब वक्त नहीं आ गया है, अब इस नए तरीके से सोचने का वक्त नहीं आ गया है? बिल्कुल, ये बात बहुत सही कही आपने। जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक लिमिटेड लोगों के बीच बन के रह गया है, ये बहुत बड़ी सच्चाई मुझको लगती है कि उसको एक्सपेंशन करना पड़ेगा। अगर जो लोग अपने आप को जमीयत का या कौम का ठेकेदार कह रहे हैं, मैं ठेकेदार ही बोलूँगा, ठेकेदार कह रहे हैं, उन लोगों को बहरहाल इस बात को सोचना पड़ेगा कि असल बेसिक मुद्दा क्या है। आज बाबरी मस्जिद की रिव्यू पिटीशन आपने डाला, आप डालने की बात कर रहे हैं, एक बड़े वकील जो हकीकत में गंगा जमनी तहजीब का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, कहीं ना कहीं मुल्क में उस तहजीब को ठेस पहुंचा है, ये सच्चाई है, बिल्कुल, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज बख्श साहब ने एक बात कही कि इसमें रिव्यू पिटीशन में नहीं जाना चाहिए। मैं इस बात के कायल हूं कि उनको 5 एकड़ जमीन दी गई। मैं माजरत के साथ कहूंगा कि वो 5 एकड़ जमीन मकसद मस्जिद की लड़ाई थी, मस्जिद के लिए लोग केस मुकदमा जितनी भी बहस हुई है वो मस्जिद के लिए हुई थी और बाबरी मस्जिद के लिए हुई थी। वो ज़मीन के लिए अगर किसी ने मना किया कि वो ज़मीन मुझको नहीं चाहिए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ज़मीन हकीकत में मस्जिद जब नहीं बनी तो मस्जिद बनाने के लिए सैकड़ों ज़मीनें पड़ी हैं, हमें वो ज़मीन नहीं चाहिए। मैं इस बात से बेइत्तेफाक रखता हूँ, ज़मीन कोई बड़ा इशू नहीं है। ज़मीन के लिए अगर हम मस्जिद बना सकते हैं तो हम ज़मीन भी खरीद सकते हैं और हिंदुस्तान में लाखों मस्जिदें हैं जो बगैर किसी हुकूमत के दिए हुए मस्जिद बनी हुई है और उससे बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में। अब रही बात यहाँ हमारे नुमाइंदगी की बात करूंगा, अगर मुस्लिम नुमाइंदगी की जहां तक बात हम कर रहे हैं उसमें ये लोग जो दोनों चचा भतीजा असल लगे हुए हैं, मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग पहले आपस में इस्लाह करें, उसके बाद कौम की इस्लाह करने की बात करें।
कौम के लोग आप लोगों के बहकावे में नहीं आएंगे। आप ही कहते थे कि फैसला हम मानेंगे, आपने खुद बयान दिया था फैसला आने से पहले कि हम फैसला मानेंगे, जो हुकूमत का फैसला होगा। आपने अपने खुद ही अपने लेटर पैड पे लिख करके भेजा था। कई लोगों से अपील की थी कि जज्बात में नहीं आना है और फैसले को कबूल करना है। बिलाखिर कबूल किया। उसके बाद ये सियासी बातें न करें। अल्लाह के वास्ते मुसलमानों को तालीम की जरूरत है, मुसलमानों को दीन से जोड़ने की जरूरत है, न कि इस किस्म के उलझाने की जरूरत है। आप भले इस बात से इत्तेफाक न रखते हो, ठीक है, आपकी राय है, लेकिन फिरोज बख्श साहब, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि उस 5 एकड़ जमीन को लेना चाहिए और उस पर बाकायदा मस्जिद बनानी चाहिए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियां ये देखें, ये समझे कि हिंदुओं ने अपने सबसे पवित्र शहर में, जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, वहां पर मुसलमानों के लिए शानदार मस्जिद के लिए जमीन दी। और जब वो मस्जिद लोग देखेंगे तो ये असली गंगा जमनी तहजीब नजर आएगी। आज से नहीं, मुझसे पूछा है, बाद में जवाब दीजिए। लेकिन मैं कोई राम जन्मभूमि, आप इस बात का ख्याल रखिए। सवाल उन्होंने मुझसे पूछा है भाई, अयोध्या की बात हो रही है, आप बाद में उसको जवाब दे दीजिए। लेट मी स्पीक फर्स्ट। फैजाबाद का नाम अयोध्या हो चुका है। देखिए, सवाल मुझसे पूछा, उन्होंने आपसे नहीं पूछा। अयोध्या में नहीं, आप मुझे जवाब देने दीजिए, उसके बाद बोलिए। फिरोज बख्श साहब, आप 10 मिनट बोलिए। लेट मी स्पीक। फिरोज बख्श साहब, अयोध्या बहुत बड़ा जिला है। फैजाबाद का नाम अयोध्या हो चुका है। अयोध्या का मतलब वो राम जन्मभूमि वाला क्षेत्र नहीं है। अब अयोध्या पूरा जिला है। फैजाबाद जिसका नाम था, अब वो अयोध्या हो गया है। वहां पर जिले के किसी भी हिस्से में वो मस्जिद मिल सकती है, वो अयोध्या में ही कहलाएगी। देखिए, मैं अभी आपका जवाब देता हूं। जमीन मिल सकती है तो आपका जवाब दूंगा। और हमारे जो काबिल दोस्त हैं, उन्होंने भी एक ऑब्जेक्शन रखी है। ठीक है, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हर एक को ऑब्जेक्शन जताने का हक है। देखिए क्या है, जो एक हिस्सा मिला है 5 एकड़ का, मुसलमानों को दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, और ये कहा है कि सरकार जो है वो मुसलमानों को दे ताकि उसमें मस्जिद बनाई जाए। मैं समझता हूँ बजाय इसके कि उसकी मतलब यह है कि उसको इस तरह से देखा जाए, नहीं जी हम नहीं लेंगे, और उसको ये कहा जाए, बहुत ही उसको बिलिटल किया जाए, मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। वहाँ मस्जिद बनाइए, मैं समझता हूँ। और बिल्कुल सही कहा इमरान आपने कि आने वाली नस्लें देखेंगी। इधर तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर है, इधर बाबरी मस्जिद है। एक बहुत ही खूबसूरत बाबरी मस्जिद वहाँ बननी चाहिए। उससे क्या होगा, जब ये दोनों एक साथ रहेंगे, और अब जो भी है, अगर ये ऐसा हो जाता है आगे, वक्फ बोर्ड इसको तस्लीम कर लेता है, वहाँ मस्जिद बन जाती है, जो भी बनाता है, तो ये मैं समझता हूँ कि एक तो हिंदुस्तान इस चकल्ली से बाहर निकलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये, इससे एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए, आप 1 मिनट, आप आराम से बोल लीजिए, ठीक है? ये अच्छी बात नहीं, मैं आपको इंटरफेयर नहीं करता हूँ। हाँ, नहीं, देखिए, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा अगर आप इस तरह से करेंगे, ठीक है? उम्र का भी लिहाज कीजिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ आखिर में, नहीं, देखिए ऐसा है, आप मुझे बोलने दीजिए। हाँ, और सुनिए, 1 मिनट आप मुझे बोलने दीजिए, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। 30 सेकंड चाहिए बोलने के लिए। आप खामोश तो रहिए ना। हाँ, मैं कह रहा हूँ, हम यहाँ पर इस तरह से 1 मिनट, नहीं, आप चुप तो रहिए ना, तभी तो बोलूंगा। तरीका आपका अच्छा है, बोलिए। मेरे कहने का मकसद ये है, अगर वहाँ एक भव्य राम मंदिर बन जाता है और एक बहुत खूबसूरत बाबरी मस्जिद बन जाती है, उससे पूरे अयोध्या का डेवलपमेंट होगा, फैजाबाद का डेवलपमेंट होगा। और बहुत गरीब हैं वहाँ के लोग। मैं समझता हूँ जिस तरह से दिलाजारी की थी हमारे बहुत जो अजीज दोस्त हैं हैदराबाद के, ओवैसी साहब ने, नहीं जी हम इसको ठोकर मारते हैं, हम इसको लात मारते हैं। और आपने भी ये कहा कि हम इससे ज़्यादा अच्छी मस्जिद जो है 5 के 100 एकड़ खरीद के, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसकी दिल आजारी मत कीजिए सुप्रीम कोर्ट की, और सरकार की दिल आजारी मत कीजिए। अगर उन्होंने ऑफर किया है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। 30 सेकंड। मेरे मन में एक इच्छा आई थी जब ये मैंने सुना था कि वो 5 एकड़ दे रहे हैं। मेरे मन में ये था कि वो जो मस्जिद बने उसकी नींव हिंदू रखें, और वहां जो हिंदू मंदिर बने उसका आगाज हमारे मुस्लिम भाई करें। बहुत अच्छे। तो मुझे लगता है कि अगर इसके ऊपर हम एक मुहिम चलाएं कि वहां पर मस्जिद बने, निश्चित रूप से बने, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो मस्जिद मैं बनाऊं। मैं का मतलब ये है कि मैं वहां पर जाऊं, हम हिंदू लोग वहां पर जाएं और वहां उसकी नींव रखें। तो देखिए क्या समा बनेगा, क्या मजा। अगर गिलानी साहब ये करते और हमारा मुस्लिम लॉ बोर्ड अगर ये करे, तो ये देखिए एक नया रास्ता इस देश के लिए हिंदू मुसलमान गंगा जमनी तहजीब का बख्श साहब की ज़बान में जनाजा निकालने के लिए वहां पर मस्जिद ना
क्या करेंगे ये सब? आप उससे क्या उम्मीद रखते हैं? आप उससे क्या उम्मीद रखते हैं? नहीं, जो मैंने बात कही कि आप उससे सहमत नहीं है। नहीं, मैं आपसे मैं सहमत हूँ। देश का आम मुसलमान भी हो सकता है, वो कहें जो नुमाइंदगी हम आए करते हैं और वहाँ के लिए हम भी अपनी तरफ से कुछ योगदान दें उस मस्जिद के लिए, तो ये एक वास्तव में हमारा योगदान होगा इस देश के लिए। सर मैं आ रहा हूँ, जामी साहब भी आ गए, अजहरी साहब भी आ गए हैं, अब्दुल मोइद अजहरी, वो लेट आए हैं तो मैं चाह रहा हूँ उनको भी सुन लूँ जरा सा, एक मिनट उनका फ्रेम भी बन जाए। जब तक मैं आ रहा हूँ हमारे चड्डा साहब के पास। चड्डा साहब, तमाम मैं आपसे कानूनी ही बात करूंगा। अब ये जो ज़मीन की बात हो रही है इसको लेकर के तो अभी तजब्जुब के हालात हैं, कोई कहता लेना चाहिए, कोई कहता नहीं लेना चाहिए। अगर कोई नहीं भी लेता है तो ये क्या कोर्ट की बेहुरमती मानी जाएगी या फिर लेना ज़रूरी होगा? नहीं, देखिए, कई, मैं पहले बता दूं कि कई पक्षकारों ने, कई लोगों ने कहा है कि वो वहाँ पे लेके और शुरू करेंगे, एक बेहतरीन मस्जिद का निर्माण वहाँ पे शुरू करने के लिए कहा है, पहली बात। दूसरी बात जो आपने पूछा वो हाइपोथेटिकली ही मैं बता रहा हूँ, अगर कोई भी नहीं लेता है तो मतलब कोई फोर्स किसी को नहीं किया जा सकता है और किसी भी तरीके से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो जाएगा किसी के लिए कि अगर वो नहीं ले रहे हैं। बट ये वाला सवाल उठेगा ही नहीं, क्योंकि कई पक्षकारों ने, कई लोगों ने ये बड़े क्लियरली कह दिया है कि वो उस जमीन को ले लेंगे। बल्कि एक जो मेन पक्षकार है उन्होंने तो कहा भाई जल्दी करो, हमें दिलवाओ जगह जो हम उसको लें। तो ये कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब्दुल मोइद अजहरी साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपकी मिस्र में पढ़ाई लिखाई हुई है, एक अच्छे इस्लामिक स्कॉलर और नौजवान समाज सुधारवादी के तौर पे भी आप जाने जाते हैं। बहुत लंबी बातचीत हुई, आप थोड़ा लेट हैं। मैं आपसे बस ये समझना चाहूँगा कि राजीव धवन साहब एक पक्ष हटाता है, दूसरा पक्ष कहता है नहीं जी वो हमारे साथ रहेंगे, इख्तलाफात दोनों के बीच है, यही हमारी नुमाइंदगी करने का दावा कर रहे थे, यही मिल्लत के सबसे बड़े नुमाइंदे बनते थे इस पूरे मामले में। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि कौम को, मिल्लत को अपने लीडरों का चुनाव कैसे करना है, या नए सिरे से अब सोचने की जरूरत है कि किन्हें हम अपना लीडर चुने, अपनी लीडरशिप के बारे में सोचने की जरूरत है? देखिए, इसमें दो तीन बातें इमरान साहब हैं, हम लोग इस पे बार बार चर्चा करते हैं। सबसे पहले ये कि रिव्यू पिटीशन के हक में तो हम थे ही नहीं, लेकिन चूंकि ये इंडिविजुअल राइट है हर आदमी का, इसलिए हम उसकी मुखालफत भी नहीं करते, जाना चाहिए। इसमें गैर संजीदगी मुझे दिखी है जमीयत उलमा की जानिब से कि जिस तरीके से पूरा केस पढ़ा गया, कि जिस तरीके से पूरा बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से जो भी केस रहा, स्टडी रही है, जितने दिन सुनवाई चली है, बहुत संजीदगी से उस पर सुनवाई चली और पूरी जोर जान लगा करके उसको लड़ा गया। उसके बाद अभी अरशद मदनी साहब को मैंने एक बयान सुना कि वो कह रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब है, इस वजह से वो नहीं जाएंगे। और वो वकील साहब, अब वकील जब धवन साहब, हाँ मैं जानता हूँ, जब धवन साहब से बात हुई तो पता चला कि जो है वो तो बीमार है ही नहीं, वो तो बल्कि उस पे काम कर रहे थे। तो इससे एक चीज तो समझ में निकल करके आती है कि ये बाबरी मस्जिद के लेकर के कोई बहुत संजीदा नहीं थे शुरू से लेकर के अब तक, क्योंकि ये उनका कहना कि मैं उनसे मिला नहीं हूं, मैं उनको जानता नहीं हूं, एजाज मकबूल साहब तो इतनी देर से जिसको आपने वकील कर रखा है उससे आपकी मुलाकात ही नहीं हुई, तो ये अदम संजीदगी की इंतहा हो गई। एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि क़यादत चुनिए। मुझे नहीं लगता है कि कायद जो है हमारे यहाँ इस्लामी मुसलमानों की हिंदुस्तानी तारीख में किसी को कायद चुना गया हो। सुनिए बात, मेरी बात सुनिए। ये लोग दावा करते हैं, जफर याब जिलानी आप भी भी थे, कह रहे थे ना कि हमें नुमाइंदे, हमें किसी से पूछने की मैं बस वही बात कह रहा हूँ कि एक होता है कि लीडरशिप जो चुनी जाती है, दूसरा होता है कि लीडर बन जाना। इधर आप इस जो केस हुआ है बाबरी मस्जिद का केस, ये मैं कहता हूं कि 2014 से लेकर 2019 यहां तक पूरे से लेकर के एक बात समझ में आ गई कि अब मुसलमान अपने आप को आजाद कराना चाहता है, आजाद कराना चाहता है उस जबरन क़यादत से जो जबरदस्ती हमारे ऊपर राय थोप दी जाती थी। अब आगे चाहे वो जमीन का मसला हो, भव्य मस्जिद का मसला हो, जो कुछ भी है, अब मुसलमानों की से उनकी राय शुमारी लेनी जरूरी होगी। जब तक आप उनसे उनकी राय, उनकी मंशा, उनका ओपिनियन जब तक आप नहीं जान लेते हैं, आगे का कोई भी केस आप नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, फिरोज साहब एक मिनट, थोड़ा सा आप बोलिएगा, मैं किसी के उसमें इंटरफेयर नहीं कर, बस एक मिनट। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि ये जितना भी मामला हो रहा है अब आप सिर्फ और सिर्फ ये अपने तंजीमी वजूद को बचाने की लड़ाई है, ये मुसलमानों की लड़ाई नहीं है। मुसलमानों की लड़ाई उस वक्त तक थी जब तक वो बाबरी मस्जिद का केस चल रहा था और मुसलमानों ने एक जबान
मुसलमान होकर हिंदुस्तान के अदलिया से यह वादा किया था कि हक फैसला चाहे जहां जाए हम हिंदुस्तान की अदलिया के साथ रहेंगे, वो फैसले के ऊपर इस बहस भी करना नहीं चाहता है कि इंसाफ हुआ है या नाइंसाफी हुई है। वो ये कह रहा है कि अगर हमने जबान दी थी कि हम अमन कायम रखेंगे, हम कोर्ट का एहतराम करेंगे और हम उस फैसले को मानेंगे, तो वो मान रहा है, इस पर छोड़ रहा है कि आने वाला इतिहास उसके बारे में क्या कहेगा। तो ये बहुत अहम चीज है। अब अगर उसके बाद कोई ये कहता है कि मुसलमानों की मंशा के खिलाफ अगर जाकर के फिर एक नई बहस का आगाज करता है, तो उनको ये जान लेना चाहिए कि अब मुसलमान फिर से प्री पार्टीशन दौर में जाकर के मारकाट वाले दौर में दोबारा और नफरत वाले माहौल में दोबारा जाना नहीं चाहता है। वो अब अमन चाहता है और तरक्की चाहता है और हिंदुस्तान हिस्सा लेना चाहता है। भाई साहब सुनिए ना, फिरोज बख्श साहब, तो कौन इनको ये बताए, कौन इनको समझाए? और बड़ी बात तो ये है ना, जो बात आप कह रहे हैं अजहरी साहब कि मुसलमानों की राय क्या है, मुसलमानों की राय तो ये क्यों नहीं पूछते? इन्होंने कितनी तंजीमों को बिठा करके पूछा कि हम भाई रिव्यू पिटीशन डालने जा रहे हैं, जाएं क्या? पूछा क्या? आरएसएस ने फैसले से पहले कितने लोगों को बिठा करके पूछा? जब ये देखिए मिलना मिला, एक मिनट मोहित भाई, एक मिनट देखिए, एक मिनट मैं नहीं, उन्होंने मुझसे पूछा, मैं एक बात कह दूं। देखिए मिलना मिलाना अच्छी बात है। क्या जब ये गए थे मदनी साहब मोहन भागवत साहब से मिलने, बहुत अच्छी बात है, सबसे मिलना चाहिए, सबसे मिले। लेकिन जब ये मिलने गए थे कि कम्युनिटी से पूछा था, क्या इन्होंने बात करी, क्या इन्होंने बताया? दूसरी बात लीडरशिप की बात आई, आपने इमरान खान ये कहा कि क्या हमें लीडरशिप चेंज करनी चाहिए। मेरा ख्याल है लीडरशिप चेंज करनी चाहिए और हमें कम से कम उन लोगों से हाथ धोना चाहिए जो आजकल अपने आप को मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव या लीडर कहते हैं। हमें लीडर चाहिए मौलाना आजाद जैसा, हमें लीडर चाहिए सैफुद्दीन किचलू जैसा, हमें लीडर चाहिए डॉक्टर बिल्कुल अब्दुल कलाम जैसा, हमें लीडर चाहिए डॉक्टर जाकिर हुसैन जैसा, ऐसे लीडर चाहिए हमें, ठीक है? या किदवाई साहब जैसे, हमें ऐसे लीडर नहीं चाहिए जो मतलब पीठ पीछे कुछ करें और सामने कुछ करें और कहें कि हम तुम्हारे लिए तुम्हारी मस्जिद बचाने के लिए रिव्यू डाल रहे हैं। को सोचना चाहिए, ये लोग दुश्मन हैं। ये हम कुछ सवालों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। काफी अच्छी चर्चा रही, बहुत सारी बातें निकल कर सामने आई। आप खुद सोचिए सर जी, जल्दी, मेरे पास वक्त नहीं। मेरी रहेगी जो हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनसे एक अपील है कि इन सब बहकावे में ना आकर के लीडरशिप को चुनने की बात छोड़िए, किसी भी मसले को हल करने के लिए बहरहाल इज्तिमाई इजलास होना चाहिए और फैसला उससे लेना चाहिए। सिर्फ एक कमेंट है कि मुसलमान जज्बात में ना आए, इन लोगों के बहकावे में ना आए, इसका ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो सोचिएगा, गौर खोज कीजिएगा। अल्लाह का कलाम भी कहता है कि सोचो, दिमाग लगाओ, गौर खोज करो, हर बात पर फिक्र करो, सोच रखो। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं थोड़ी